क्यों एक हरियाणवी छोकरा पहाड़ों के पीछे पड़ चुका है? लोकल जो कल्चर था उसको समझते समझते एक ज़रूर समझ में चीज़ आई, जो कि कचरा धीरे धीरे जो बढ़ रहा है और उसको जो इग्नोर किया जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसका समाधान कैसे करें। ट्रैकिंग तो हम सब लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बट उसमें अगर एक एलिमेंट और ऐड करते हैं जिसमें क्लीनिंग है, मुझे लगा कि ऐसी एक कम्युनिटी होनी चाहिए जो सिर्फ अपने लिए ना ट्रैवल करे बट पर्यावरण के लिए, पहाड़ों के लिए। तो इस सारी जद्दोजहद में शुरू हुआ हीलिंग हिमालय। एक छोटा सा बड़ा ही एनर्जेटिक ग्रुप है हमारा। देश के प्रधानमंत्री ने आपका नाम जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखा, दुनिया को बताया कि हरियाणा का एक छोकरा है जो हिमालय को हील करने जा रहा है। तो ये इंसिडेंट आपकी लाइफ में कितना प्रभाव डाल गया? मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान हीलिंग हिमालय नाम से अभियान चला रहे हैं। अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री आपके काम को सराह रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप सही रास्ते पे हैं, नंबर 1। और उससे प्रधानमंत्री की मानसिकता ही पता चलती है कि वो स्वच्छता के लिए कितने सीरियस है, कितने गंभीर है इस बात को लेकर। तो ये मज़े के बीच आपको ऐसा क्या आया कि नॉन पहाड़ी पहाड़ों की जो है केयर करने के बारे में सोचने लगा? लोग कूड़े से दूर भागते हैं, आप कूड़े की तरफ भागना शुरू हो? अगर खुद आप अपनी स्लीव्स को रोल करके और खुद कचरा नहीं उठाएंगे, तब तक आप उस समस्या का पता नहीं चलेगा और उसका निपटान करने की मुश्किलें कितनी है उसको उसकी समझ नहीं आएगी। पहले आप अकेले थे, आज कितने? अभी हमारे पास 45 जो टीम मेंबर्स हैं जो परमानेंट हमारे साथ काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया वो हमारे साथ परमानेंटली जुड़ गए हैं, कोई हमसे जुदा होके कहीं नहीं गया है। एक बार जुड़ा है तो हमेशा हमारे साथ है। पब्लिसिटी और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप किस तरीके से कंपैरिजन करते हैं? ऐसी चीज़ें हमें तो नुकसान करती हैं ऑब्वियसली। जैसे कोई ऐसे मार्केट में या सोसाइटी में ऐसे फ्लूक्स बहुत होते हैं और उनको एक साल में एक एनवायरनमेंट डे के ऊपर फोटो खिंचवानी होती है, और साफ जगह पर सफाई अभियान हो रहा है। साफ जगह पे सफाई अभियान भी होता है। तो आपको, आपकी टीम को कैसा लगता है? मैं फिर भी ये बोलता हूँ, चलो आपने किसी को आधा दर्जन केले खिला दिए और उसकी फ़ोटो खींच के आपने सोशल मीडिया पे डाल दी है, तो चलो कुछ तो किया। कहावत तो है ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो पिछले एक दशक में जो 2000 टन कूड़ा इकट्ठा किया है, वो कौन कौन से एरियाज थे हिमालयन रेंजेस में? एक्चुअली जितने भी फेमस गांव हैं जहाँ पे टूरिज़्म का फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ट्रैक रूट्स जैसे खीरगंगा है, श्रीखंड महादेव है, किन्नर कैलाश है, मणिमहेश यात्राएं, हमटा पास है, तो ऐसे जो फेमस ट्रैक रूट्स हैं यहाँ पे पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। उसका कारण टूरिज्म? उसका कारण ओवर टूरिज्म भी है, उसका कारण लोकल कम्युनिटीज़ की नेग्लिजेंस भी है, उसका कारण प्रशासन ने कोई इकोसिस्टम वहाँ पे डेवलप नहीं किया, उसका भी वो भी एक रीज़न है। डल कुंड के अंदर लोग वहाँ पे पॉटी कर लेते हैं कई बार, तो वो इतना बुरा हाल है कि आप किस तरीके के इंसान हैं कि आप जिस जगह डुबकी लगाने आ रहे हैं। तो ये हमारे पास वीडियोज़ हैं, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। सो माई पॉइंट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। कचरा जो गलत जगह पर पड़ा है उसको सही जगह पर पहुँचाना है। इससे सिंपल काम तो कोई नहीं हो सकता, बट इसको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना दिया है? वो इसलिए बना दिया क्योंकि हम उसमें सहयोग नहीं करना चाहते। सोसाइटी में एक पोर्शन है जो आपकी तारीफ़ करता है, आपके लोगों की तारीफ़ करता है, लेकिन एक पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ भी करता होगा कि यार प्रदीप तो पैसे छाप रहा है। क्या बात कर दी। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके मुंह में गुड़ शक्कर घी शक्कर, है ना, सोचते रहो, ऐसा सोचो। अगर किसी को लगता है ऐसा पैसा है तो प्लीज़ आप ये बिजनेस या जो काम है इसको टेकअप करें, है ना, और आप भी करोड़पति बने। हर घर को ये पता होना चाहिए गीला और सूखा अलग अलग करना है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती है और फिर बनता है कचरे का पहाड़, और फिर आती है उससे बदबू, और फिर वहाँ आती मक्खियाँ। हर गांव में स्कूल की रिक्वायरमेंट है, मंदिर की रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है, तो वेस्ट मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट है ना, इसको भी तो एड्रेस करना पड़ेगा। ये तो एलिफेंट इन द रूम है जिसको हम एड्रेस नहीं करना चाहते। सोचते हैं यार कोई और आके कर ले, कोई और आके कर ले। अब और आया तो है, पर कहाँ करेगा? जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे कचरे के पहाड़ क्यों हैं? क्योंकि कचरे का पैसा कचरे में नहीं लगा है, कचरे का पैसा जेब में गया कहीं ना कहीं। नमस्कार, जी पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप सिंह
आज हम बात करने जा रहे हैं हिमालयन रेंजेस को किससे खतरा है और इस खतरे से निपटने के लिए एक ऐसा शख्स जो हरियाणा से संबंध रखता है और पहाड़ों की फ़िक्र करता है, क्योंकि इन पहाड़ों से अब तक पिछले 15 सालों में ये व्यक्ति 2000 टन से ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा कर चुका है। क्यों ये ऐसा कर रहा है और क्यों ये दुनिया को संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हिमालय को हील करने की ज़रूरत है, चलिए बात कर लेते हैं प्रदीप सांगवान से। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी, थैंक यू। क्यों एक हरियाणवी छोकरा पहाड़ों के पीछे पड़ चुका है? कोई और पीछे पड़ नहीं रहा था तो मुझे लगा कि यार कुछ करते हैं इसके बारे में। टिपिकली मैं तो वैसे ही था जैसे घूमने आते लोग, वैसे ही आया था मैं पहाड़ों में और घूम फिर के अपना आनंद उठा रहे थे, कभी इस ट्रैक पे, कभी उस पहाड़ पे, कभी उस गांव में, कभी उस शादी में। तो लोकल जो कल्चर था उसको समझते समझते एक ज़रूर समझ में चीज़ आई, जो कि कचरा धीरे धीरे जो बढ़ रहा है और उसको जो इग्नोर किया जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसका समाधान कैसे करें। तो खास करके जो ट्रैक रूट्स हैं जो इतने पसंद हैं, अभी देखो कितना सुंदर फॉरेस्ट एरिया है, बट हर जगह पे कहीं ना कहीं आप 10 कदम पे आपको कुछ बॉटल्स मिलेंगे, कुछ चिप्स के पैकेट मिलेंगे और हर जगह मिलता है ये। तो वो एक समस्या मेरे दिमाग में ऐसे आई कि धीरे धीरे जैसे कि आप देखते कोई प्रॉब्लम है, आप फिर सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूँ कि और भी देख पा रहा है, इसका समाधान क्या हो सकता है, क्या सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ कि कोई और भी कर रहा है, अगर पहले किसी ने किया है तो क्यों नहीं कर पाया लंबे टाइम तक और उसका समाधान क्यों नहीं निकला है। तो इस सारी जद्दोजहद में शुरू हुआ हीलिंग हिमालय। एक छोटा सा बड़ा ही एनर्जेटिक ग्रुप है हमारा और उसकी शुरुआत 2016 में हुई। सो उससे पहले मैं ऐसे घूमता फिरता था, पहाड़ों को एक्सप्लोर करता था। जब वो शुरू हुआ तो समझ में आया कि समस्या बहुत बड़ी है, तो वहाँ से ये पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ है, लोगों को जोड़ने का, बातचीत करने का, सुबह शाम दिन रात सिर्फ कचरा 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 करना और उसके बारे में बातचीत करना। तो ये एक बड़ी ही मॉडेस्ट और छोटी शुरुआत हुई थी 2016 में। तो आप करते क्या हैं पहाड़ में आने से पहले? घूमने तक के सफ़र तक आप करते क्या थे? मैं जब फाइनली मैंने 2016 में हीलिंग हिमालय शुरू किया, उससे पहले मैं ट्रैवलिंग ही कर रहा था। एक छोटा सा कैफ़े था मेरा कोठी में, रोहतांग के आखिरी, रोहतांग से पहले जो गांव आता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव टुवर्ड्स रोहतांग। 3 साल मैं वहाँ था और उसके बाद फिर ट्रैवलिंग की मैंने बहुत ज़्यादा। घर पे बहुत सारे झूठ बोले, सरकारी नौकरी करने वाला हूँ मैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है ये वो, बट उस टाइम पे ट्रैवल ही करता रहता था। फाइनली जब ये पहली बार किया मैंने ट्रैकिंग एंड क्लीनिंग को कंबाइन करके, ट्रैकिंग तो हम सब लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बट उसमें अगर एक एलिमेंट और ऐड कर दे जिसमें क्लीनिंग है, सो वो करके अगर आप देखते हैं, मैंने देखा तो मुझे बड़ा उसका आनंद आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगा कि ऐसी एक कम्युनिटी होनी चाहिए जो सिर्फ अपने लिए ना ट्रैवल करे बट पर्यावरण के लिए, पहाड़ों के लिए, नदियों के लिए, पर्वतों के लिए जो ट्रैवल करे। तो उस कम्युनिटी को बनाना 2016 में शुरू किया। तो उससे पहले तो मोर और लेस आप ये समझ लिए कि मैं बस ट्रैवल कर रहा था, घूम फिर रहा था, आनंद जीवन के मैं ले रहा था अलग तरीके से। तो ये मज़े के बीच आपको ऐसा क्या आया कि नॉन पहाड़ी पहाड़ों की जो है केयर करने के बारे में सोचने लगा? लोग कूड़े से दूर भागते हैं, आप कूड़े की तरफ भागना शुरू हो गए? एक्चुअली एक तो हमारे मित्र हैं, भाई हैं, बड़े भाई विकास हैं हमटा से। तो एक बार मैं उनको बोल रहा था कि मेरे साथ चलो यार एक ट्रैक रूट पे चलते हैं, और तो उन्होंने बोला वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे गाइड वाइड की या किसी फ्रेंड की जिसने किया है, तो बस कचरा है उसको फॉलो करते जाओ, आप पहुँच जाओगे अपने ट्रैक टॉप तो पे। कचरा नेविगेशन का नेविगेशन, हाँ, कचरा हमारा गाइड बन गया वहाँ पे। कौन सा रूट? खीर गंगा की बात कर रहा हूँ जी। तो वहाँ पे अभी भी वैसा ही हाल है, मतलब हम 7 साल से वहाँ साफ़ सफाई कर रहे हैं, बट फिर भी मतलब कम हुआ है, 50% कम हुआ है। अभी हमने वहाँ पे एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बनाई है और पर फिर भी है, क्योंकि ये पॉपुलेशन बहुत है, पिछले 1 साल से वहाँ पे कैंपिंग बंद हो गई है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला ऐसे चले जाओ, तो फिर मुझे लगा कि यार ये कचरा कब से हमारा गाइड बन गया है। एंड ऑल्सो ये सेड कि अगर कचरा नहीं दिखाई देगा तो समझ लेना आप गुम हो गए हो, क्योंकि वहाँ पे इंसान नहीं पहुँचा है। तो ये जो बातें थी तब वो काफ़ी मतलब हिलाने वाली बातें हैं। हर की बाकी सबको नॉर्मल लगती हैं ये बातें, क्योंकि कचरे के साथ हमने अपना बना लिया है जीवन की। अगर कचरा है तो हम ठीक है, इट्स ओके, नहीं है तो हम पैनिक हो जाते हैं कि यार साफ़ सफाई किसने कर दी। तो वैसी हमारी जो कम्युनिटी है उसका माइंडसेट हो गया है। कल्चरली हम ऐसे नहीं थे, साफ़ सफाई स्वच्छता हमारा जो अभिन्न हिस्सा था हमारे जीवन शैली का, और सिर्फ हमारे घर तक सीमित नहीं था, वो हमारे घर के बाहर भी था, पड़ोस में भी था, जंगलों में भी था। पर वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। कॉलोनियल माइंडसेट जो इम्पैक्ट छोड़ गया, क्या पता उसका कुछ असर हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर हो,
और लोग अभी भी यही सोचते हैं कि कैसे कहाँ पे भी मौका मिले उसको एक्सप्लॉइट करें किसी भी चीज़ को। तो वो माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ये सारी चीज़ें नहीं बदलेंगी, और उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमने धरातल पर उतरना ज़रूरी समझा। तो गांधीयन फिलॉसफी आप उसको कह लें कि अगर खुद आप अपनी स्लीव्स को रोल करके और खुद कचरा नहीं उठाएंगे तब तक आपको उस समस्या का पता नहीं चलेगा, और उसका निपटान करने की मुश्किलें कितनी है उसकी समझ नहीं आएगी। और ये जब हुआ सारा तो मैंने भी समझा कि इतना आसान नहीं है, और पर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप निकलता गया। भगवान का कुछ है इसमें खेल कि पता नहीं क्या, भोलेनाथ कुछ करते हैं, हर कदम पे कोई मुश्किलें आई तो उसका समाधान भी कुछ दिनों में मिल गया। पहले आप अकेले थे, आज कितने? अभी हमारे पास 45 जो टीम मेंबर्स हैं जो परमानेंट हमारे साथ काम कर रहे हैं अलग अलग, क्योंकि हमारी 8 ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे हमारे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जिसको हम बोलते हैं, वेस्ट कलेक्शन सेंटर हम जिसको बोलते हैं, वो है। और उन स्थानों पे लोग हैं हमारे जो काम करते हैं। हमारी टीम है जो कि रेगुलर क्लीनिंग ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करती है, बैकएंड का बहुत सारा मैनेजमेंट पार्ट होता है, वो हैंडल करते हैं। वॉलंटियर बेस काफ़ी अच्छा है, जब भी एज एंड व्हेन वी नीड पीपल आ जाते हैं लोग। आप जैसे लोग हैं जो समझते हैं कि ये पर्यावरण की समस्या है तो पार्टिसिपेट करने पहुंच जाते हैं। और स्थानीय लोग भी काफ़ी जुड़ गए हैं, बाहर से भी अक्रॉस द कंट्री भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। और जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया वो हमारे साथ परमानेंटली जुड़ गए हैं, कोई हमसे जुदा होके कहीं नहीं गया है। एक बार जुड़ा है तो हमेशा हमारे साथ रहा है। आपको मैंने कई बार सुना जब आपने ठाना की इन हिमालयाज़ को साफ़ करने की ज़रूरत है तो उस दौरान आप अकेले साफ़ सफाई करने में जुटे थे, तो उसके बाद ये चेन जुड़ी कैसे? क्योंकि शुरुआत में लोग पागलपन कहते हैं इसे। ये तो जो कंटिन्यूटी है किसी भी काम की, डिसिप्लिन है, उसके साथ ही लोग जुड़ते हैं। सिर्फ एक नाम के साथ या एक चेहरे के साथ नहीं जुड़ते हैं, उसकी मेहनत के साथ जुड़ते हैं। लोग इनिशियली इसलिए नहीं जुड़ते हैं क्योंकि सबको लगता है कि यार 2 महीने करेगा फिर उसके बाद जोश ठंडा हो जाएगा, यू नो। तो होता भी एक बहुत बार आप सोचते हैं कि यार इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं, बट वो नहीं हो पाती। आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं तो आप सोचते हैं कि यार ये नहीं हो पाएगा, ये तो गलत पंगा हो गया ज़िंदगी में। बट इन माई केस आई थिंक, जैसे मैंने बोला कि मैं लकी रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे लोग जुड़ते रहे, बहुत सारे लोगों ने आश्वासन भी दिया, साथ में जुड़ के मेहनत भी की। बट एक चीज़ जो है जिसके लिए मैं मेरी भी तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो है कि हम रुके नहीं। बेसिकली हमने जो काम शुरू किया उसमें कभी भी ब्रेक ऐसा नहीं आया है ना। उसका अपना एक असर होता है हमारे जीवन पे, और ये जब आपको अंदर से अच्छी किक मिलती है इस काम को करने की, कि आप अगर, मैंने देखा भी लोगों के सेंस ऑफ प्राइड जो डेवलप होता है क्लीनिंग ड्राइव के दौरान कि हमने कुछ अच्छा किया है, हमने कुछ पर्यावरण के लिए अच्छा किया है। अपने लिए तो हम अच्छा करते ही रहते हैं, बचपन से हमारे को यही सिखाया जाता है, पढ़ो लिखो नौकरी लगो, अच्छे पैसे कमाओ, माँ बाप का ख्याल रखो, विच इज़ वेरी गुड, करो, आप परिवार का ख्याल रखना चाहिए। बट एक परिवार इसके बाहर भी है, पर्यावरण जो हमारा है, जिसके ऊपर हमारा खुद का, हमारे परिवार का रहन सहन, बिना पर्यावरण के साफ हवा के पानी के कुछ हो नहीं सकता है। सो जब तक लोग उसको खुद उसका अनुभव नहीं कर लेते हैं तब तक वो उसका एहसास नहीं हो पाता है, और उसका जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके दिमाग में सेटल नहीं होता है। तो आप खुद उसको धरातल, तो ये हमने कोशिश की कि जितने लोगों को बाहर निकालें घरों से और ऑन ग्राउंड लेके आएँ और सिखाएं उनको, तो उससे ये होता है कि हमारी एक आर्मी धीरे धीरे बिल्ड हो जाती है, और उस आर्मी से क्या होता है कि मुझे भी बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो इसीलिए हम करते रहे, जुड़ते रहे लोग, और काफ़िला बनता गया। आपने कहा कि कुछ अच्छा काम करने से सेटिस्फेक्शन मिलती है, लेकिन इस सेटिस्फेक्शन के बीच आज सोशल मीडिया के दौर में इसका इस्तेमाल कई सारे लोग जो हैं वो प्रोपेगेंडा या फिर फेक पब्लिसिटी या फिर लोगों को बताने के लिए कि मैं बहुत जागरूक हूँ। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सोशल मीडिया पे, फोटोग्राफ्स वायरल होते हैं कि आप हॉस्पिटल में किसी बीमार से मिलने जाते हैं तो 3-4 केले और 5-7 लोग एक साथ, कुछ इस तरीके का ये इन्फ्लुएंस। कोई पेड़ लगाता है, एक जो जिसने गड्ढा खोदा है वो कोने में खड़ा और 15 लोग उसके सामने खड़े जी। तो ये पब्लिसिटी और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप किस तरीके से कंपैरिजन करते हैं? ऐसी चीज़ें हमें तो नुकसान करती हैं ऑब्वियसली। जैसे कोई ऐसे मार्केट में या सोसाइटी में ऐसे फ्लूक्स बहुत होते हैं और उनको साल में एक एनवायरनमेंट डे के ऊपर फ़ोटो खिंचवानी होती है, और साफ जगह पर सफाई अभियान हो रहा है, साफ जगह पे सफाई अभियान भी होता है। तो आपको, आपकी टीम को कैसा लगता है? हम देखते हैं, हंसते हैं और वी मूव ऑन। वो हमें पता होता है कौन कितना काम करता है, और हमारी टीम के अंदर भी हम सब जानते हैं कि किस में कितनी कैपेसिटी है, और हम उस चीज़ का आकलन थोड़ा गलत तरीके से नहीं करते। ठीक है, एटलीस्ट कोई इतना कर रहा है, बट क्या होता है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत गलत हो जाती है सोशल मीडिया पे, और उसमें फिर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ जाते हैं
इसीलिए जो अच्छा काम भी करते हैं लोग उनके साथ जुड़ना पसंद नहीं करते, उनको पता है यार सारे एक जैसे ही लोग हैं, ये फोटो ऑप चल रहा है, ये कुछ चल रहा है इस तरीके से। तो अगर हमारे साथ जुड़ के देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मेहनत कितनी होती है इसके पीछे। बट उनको आई थिंक पब्लिक इज स्मार्ट इनफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन हु इज़ रियली वर्किंग ऑन द ग्राउंड एंड हु इज़ जस्ट देयर द फोटो। सो आज की डेट में ऐसा कोई रह नहीं गया है, वो पता चल जाता है। मैं फिर भी ये बोलता हूँ, चलो आपने किसी को आधा दर्जन केले खिला दिए और उसकी फ़ोटो खींच के आपने सोशल मीडिया पे डाल दी है, तो चलो कुछ तो किया आपने। कहावत तो है ना, जो दिखता है वही बिकता है। चल तो ही रहा है, सोशल मीडिया पे ही चल रहा होता है, बट थोड़ा सा उसका गलत प्रभाव हमारे काम पे पड़ता है और उसको जैसे, पर हम थैंकफुली उसको नेविगेट कर चुके हैं, हम उसके बियॉन्ड हम जा चुके हैं, उस ऐसी छोटी छोटी बाधाओं को पार कर चुके हैं हम। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान होगा जिसने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है और उसको लगेगा कि नहीं यार इनके साथ ऐसा मज़ा सा नहीं आया और ये जितना बोलते हैं उतना करते नहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इंसान होगा हमारे इस तो पिछले एक दशक में जो 2000 टन कूड़ा इकट्ठा किया है, वो कौन कौन से एरियाज़ थे हिमालयन रेंजेस में? एक्चुअली जितने भी फेमस गांव हैं जहाँ पे टूरिज़्म का फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ट्रैक रूट्स जैसे खीरगंगा है, श्रीखंड महादेव है, किन्नर कैलाश है, मणि महेश यात्राएँ हैं, हमटा पास है, तो ऐसे जो फेमस ट्रैक रूट्स हैं यहाँ पे पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। उसका कारण टूरिज़्म, उसका कारण ओवर टूरिज़्म भी है, उसका कारण लोकल कम्युनिटीज़ की नेग्लिजेंस भी है, उसका कारण प्रशासन ने कोई इकोसिस्टम वहाँ पे डेवलप नहीं किया, उसका भी वो भी एक रीज़न है। अब पूरे हिमाचल में आप मुझे बताइए कि कोई भी ऐसा ट्रैक रूट है जिसके फुट हिल पे एंट्री पॉइंट पे हम लोगों को एजुकेट अवेयर करते हैं, कोई टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, या वहाँ पे कोई वेस्ट मैनेजमेंट का इकोसिस्टम है, वहाँ पे कोई ग्रीन टैक्स है ट्रैक रूट का, डूज एंड डोंट्स बताने वाले लोग हैं, तो ये मिसिंग है हमारे उससे। और इसके बारे में मैं पिछले 5 साल से लगातार बात कर रहा हूँ कि ये होना चाहिए, हो नहीं रहा है, ये अलग बात है। और सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है, पूरे अक्रॉस द 13 हिमालयन स्टेट्स एंड यूटी गिने चुने ऐसे छोटे छोटे ट्रैक रूट्स हैं जहाँ पे ये इस सिस्टम है कि जहाँ पे एंट्री पे आपको 5 रुपये या 10 रुपये या 15 रुपये ग्रीन टैक्स के नाम पे उसे चार्ज किया जाता है, बट एट द सेम टाइम आपको अवेयर भी किया जाता है कि ये आपको लेके जा रहे हैं, तो ये हमने लिख लिया है और इसको वापस लेके आएंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको चालान होगा। या फिर छोटा DRS सिस्टम हो गया, डिजिटल डिपॉजिट रिफंड स्कीम जिसको बोलते हैं, DDRS भी बोलते हैं, जिसमें कि आपको QR कोड स्टिक कर दिया आपकी बॉटल के ऊपर और आपका स्कैन कर लिया, और जब आप वापस लेके आते हैं तो आपको जो पैसा आपने एक्स्ट्रा जमा किया है वो रिडीम हो जाता है। तो ये इकोसिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे हमारे हाई ऑल्टीट्यूड पे 3000 मीटर से ऊपर। जब भी कोई ऐसा मटेरियल कांच या कपड़ा पहुंच जाता है, जैसे मणि महेश में आपके पास देखेंगे टेक्सटाइल वेस्ट बहुत पड़ा होता है, अंडरगारमेंट्स बहुत है वहाँ पे, खीरगंगा में कांच की बॉटल बहुत सारी है ना, यमुनोत्री में कपड़ा बहुत है। तो इन लोकेशंस पे कैसे फुट हिल पे कंट्रोल किया जाए वो सिस्टम हमें तैयार करना पड़ेगा बिफोर इट्स टू लेट। और उस ऑल्टीट्यूड पे अगर कांच और कपड़ा पहुंच जाता है उसको नीचे लाना असंभव है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे तभी जाके वो नीचे आएगा, अदरवाइज़ वो नीचे आना बहुत मुश्किल है, और इतना मुझे नहीं लगता कोई एफर्ट लगा रहा है। कई बार हमारे लिए मुश्किल होता है कांच नीचे लेके आना, तो एटलीस्ट उसको कंट्रोल करें, नीचे ही कंट्रोल करें, और ऐसी पॉलिसी जैसे स्कीम्स बनाएं, ऑलरेडी हैं भी, उनको इम्प्लीमेंट करें। हर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हर स्थानीय पंचायत को इसमें भागीदारी देनी पड़ेगी। हमारे जैसे जो कम्युनिटीज़ हैं, NGOs हैं, जो उनको साथ में जोड़ के आप सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कुछ हद तक हम उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। हम बताएंगे आपको किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये इकोसिस्टम खुद पंचायतों को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को और सिविल सोसाइटीज़ लाइक अस, उनको मिलके डेवलप करना पड़ेगा, और ये बहुत टाइम से मिसिंग है। इसको इमीडिएटली इनिशिएट करना चाहिए इसको। जैसे आपने जिक्र किया कि हिमालयन रेंजेस में भारत की 13 UTN स्टेट्स हैं, आपने मोस्ट प्रॉब्ली सब में विज़िट किया है, कहीं ना कहीं जागरूकता की जो ये एक्टिविटी है वो इन सब लोकेशंस में की है, रिसर्च भी आप लगातार एनवायरनमेंट को लेकर कर रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं जो ये समस्या आपने बताई, साथ साथ समाधान भी बताया, कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स एंड UT हैं जो रेड फ्लैग में आप जिनको आंकते हैं कि यहाँ पर अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है? हिमालयाज़ काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन में है, क्योंकि वेस्टर्न हिमालयाज़ के ग्लेशियर्स सबसे फास्टेस्ट मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं। उसके अपने कई सारे रीजन है, मिडल ईस्ट की हवाएं जो सेटल होती हैं, या जो कार्बन हम अपनी गाड़ियों से रिलीज़ करते हैं, सो और भी उसके कई सारे कारण हैं। तो हम उस सिचुएशन में हैं कि जहाँ पे हमें इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए, और प्रॉब्लम जो आती है उसके समाधान कई डायरेक्शन से निकलते हैं। जैसे सॉलिड वेस्ट क्लाइमेट चेंज का एक पार्ट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक हिस्सा है कि कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने जो
एरिया हैं उसको साफ कर सकते हैं, जो क्लाइमेटिक पॉल्यूशन जो क्रिएट होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि जितना मेरा एक्सपीरियंस हिमाचल और उत्तराखंड, लद्दाख और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एजुकेशन सिविक सेंस बहुत अच्छी है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर कम है वेस्ट मैनेजमेंट का। हमारे जो हिमाचल उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है बट एजुकेशन अवेयरनेस कम है, और जो सिविक सेंस है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू ज़ीरो जिसको हम कह सकते हैं वो है। 100 में से 5 लोग जागरूक हैं जो सोचते हैं पर्यावरण के बारे में, बट 95 ही सोचते हैं कि ये मेरी जागीर है और इसको कैसे मैं एक्सप्लॉइट करूँ। ठीक है, कोई देखिए कोई इनोवेशन होता है ना, जैसे प्लास्टिक जब आया हमारे पास, तो प्लास्टिक इनोवेशन मान सकते हैं, एक मटेरियल है। मटेरियल बुरा अच्छा बाद की बात है, मटेरियल का इस्तेमाल करने वाला कितना अच्छा बुरा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। प्लास्टिकों को रिप्लेस करके कुछ और नई चीज़ आएगी, उसको हम एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करेंगे। प्लास्टिक से पहले पेपर था तो उसको हमने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, डिफॉरेस्टेशन हुआ। तो माइंडसेट जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करता है। तो मुझे जितना लगता है हिमाचल और उत्तराखंड जो है अभी काफ़ी सिचुएशन में जहाँ पे उनको इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ ले भी रहे हैं कुछ हद तक, बट बहुत एक्सट्रीम मेजर्स लेने की रिक्वायरमेंट है। हर उस जो सेंसिटिव जोन है, वैसे तो पूरा हिमाचली सेंसिटिव एरिया है, उत्तराखंडी सेंसिटिव एरिया है, लद्दाख भी पूरा, बट उसमें भी अगर देखें जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है तो एटलीस्ट वहाँ पे स्ट्रीमलाइनिंग कैसे हो। और वहाँ पर अगर आप ये वेस्ट मैनेजमेंट के इकोसिस्टम डेवलप करते हैं तो उनकी सस्टेनेबिलिटी के चांसेस हायर रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, है ना। सो इसीलिए खीरगंगा जैसी जगह है, अटल टनल के पास जो जगह है, हमटा पास है, यहाँ पे ये सेटअप करने चाहिए। चितकुल जो है ना, काजा जो है, ये सब जो लोकेशन है जहाँ पे 100% वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम होना ही चाहिए विदाउट फेल। उसके साथ साथ जो पॉलिसीज़ की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि पंचायत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसको निभाएंगे कैसे, उसको एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब साथ कोलैबोरेशन के साथ तहत धरातल पर उतरेंगी। इंदौर जैसा शहर है जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो साफ़ सुथरा हो सकता है, बट वो हुआ क्योंकि उसमें बॉटम अप, जैसे हमारे जैसे लोग हैं सिविल सोसाइटी से, टॉप डाउन ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियंस जो साथ में मिलकर अगर काम करते हैं किसी समस्या का निपटान, वहाँ पे हो सकता है। इसके हमारे पास जीते जागते प्रमाण है। चाहे इंदौर है, अब भुवनेश्वर नया शहर है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वैसे ही हमें भी हमारे हिमालयन स्टेट्स में एटलीस्ट हमें एक डिस्ट्रिक्ट ऐसी बनानी पड़ेगी पूरे हिमाचल में, एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे 100% वेस्ट कलेक्शन हो रहा है। वेस्ट कलेक्शन की कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी, गांव-गांव में इकोसिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे। पंचायतों के अंदर जो डर है कि नॉट इन माय बैकयार्ड, वेस्ट मैनेजमेंट चाहिए बट मेरे घर के आसपास नहीं चाहिए। तो ये जिस डिस्ट्रिक्ट में बैठकर हम ये बात कर रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट तो स्वच्छता के पैमाने पे नंबर 1 हो चुका है प्रदेश में किसी वक्त। तो हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है अक्रॉस द स्टेट, और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है स्थानीय कम्युनिटी की भी है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना अभी तक पिछले 10 साल से अगर हम देखें, रांगड़ी जैसा प्लांट है या कुल्लू में प्रशासन को ज़मीन नहीं मिल रही कोई वेस्ट मैनेजमेंट का इकोसिस्टम सेटअप करने के लिए, तो वो उसमें समस्या क्यों है? क्योंकि आपने वेस्ट मैनेजमेंट को दिखाया डंपिंग साइट के तरीके से। रांगड़ी अगर मनाली में कोई एंटर करता है तो खुशबू लेके आता है, खुशबू लेके जाता है। उसमें स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी थी, उसमें टूरिस्ट की भी जिम्मेदारी थी, उसमें प्रशासन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ऑब्वियसली। पर यहाँ तक कैसे पहुँच गए हम? कभी भी क्योंकि किसी ने अपनी प्रायोरिटी वेस्ट मैनेजमेंट को नहीं रखा है, तो इसलिए वहाँ पे दिक्कतें हुई हैं। तो करोड़ों तो खर्चे हैं इन्होंने, फिर प्रायोरिटी कैसे नहीं? अब वो एक अलग ही मुद्दा है कि वो पैसा कितना आया, कहाँ गया, वेस्ट मैनेजमेंट में कितना इन्वेस्ट हुआ, और क्या हम तरीके से टेंडर कर पाए, जिसके साथ टेंडर हुआ क्या उसने अपने जो डिलीवरेबल्स थे उसके ऊपर उसको 100% वो हुआ कि नहीं हुआ, है ना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ कि नहीं हुआ उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, और वेस्ट मैनेजमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट को अगर आप पॉलिटिसाइज करेंगे तो वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। ये मेरा बिल्कुल क्लियर वो है। और जहाँ पे मैंने देखा है कि कचरे में जहाँ पॉलिटिक्स घुस गई, वहाँ पर कचरे का निपटान नहीं हुआ है, और ये मनाली का जीता जाता एग्जाम्पल है। मनाली में 1 साल हमने काम किया, 1 साल में लगभग 75 to 80% हम क्लेम कर सकते हैं आउट ऑफ ऑल द 7 वार्ड्स ऑफ मनाली 85% वेस्ट सेग्रीगेशन करवाने में हम सक्षम थे। इसका प्रमाण हमारा जो लोकल म्यूनसिपल काउंसिल है वो दे सकता है। तो अभी हम हैं कुल्लू में, ठीक है, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आता है। प्रॉब्लम भी सबसे बड़ी वेस्ट मैनेजमेंट की यहीं पर है।
कुल्लू मेन टाउन में अगर बात करें तो ज़मीन नहीं मिल रही है वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी सेटअप करने में, क्योंकि मनाली का जो रांगड़ी का प्लांट जो लोगों ने देख लिया है उसके बाद इकलौता जिले का नहीं, अभी हमारा वैसे रूरल में बरशैनी में है, यहाँ पे हमारा मंसारी गांव में है। तो एक्चुअली क्या है कि वेस्ट मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। एक रांगड़ी के ऊपर पूरा बर्डन डालना ठीक बात नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा पहले सोचना चाहिए था इस बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत टाइम पहले ही इसको, क्योंकि थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होकर चलना पड़ेगा कि हमें पता चल रहा है कि 5 साल में ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो आज से उसका समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। सो माई पॉइंट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। आपका सोलांग गांव का या कोठी गांव का कचरा रांगड़ी में नहीं पहुंचना चाहिए, आपका कसोल का कचरा रांगड़ी में नहीं पहुंचना चाहिए, आपका कसोल का गार्बेज कसोल में रहना चाहिए, आपका बरशैनी पंचायत का कचरा बरशैनी में ही होना चाहिए। जो ऊपर मनाली से पंचायतें जितनी भी हैं उनका कचरा अलग से हैंडल होना चाहिए। तो हर पंचायत को सामने आना चाहिए कि हमारा डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए। पंचायतें भागीदारी नहीं लेती इसमें, पंचायतों के पास ज़मीन अवेलेबल नहीं है, ज़मीन है तो पंचायतें ऐसा वेस्ट मैनेजमेंट सेटअप करना नहीं चाहती है, बिकॉज उसमें उनको लगता है कि मेरे गांव में बदबू आएगी। वेस्ट मैनेजमेंट तो रांगड़ी जैसा ही होता है हर जगह पे, बट उसको हमने चेंज किया, हमने उसको एक नया तरीका दिखाया कि डिसेंट्रलाइज स्मॉल स्केल मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो ड्राई वेस्ट के लिए होती हैं वो बिना बदबू के भी होती हैं और एक रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल भी होता है, ठीक है। तो मनसारी में पहला हमने बनाया, बनाने में बहुत समस्याएं आई, हमारी वहाँ लोकल टीम है जो उनको काफ़ी दिक्कतें हुई। बरशैनी में हम गए तो हमने 3-4 जगह देखी, फाइनली बहुत सारे 2 and 4 हीटेड आर्ग्यूमेंट्स के बाद पंचायत ने भी सपोर्ट किया, बट कुछ स्थानीय लोग नहीं थे सपोर्ट में। कुछ गांव के लोग बोल रहे हैं कि हमारे गांव के पास क्यों लगा रहे, उस गांव के पास क्यों नहीं लगाते यार, उस गांव के पास वो बोल रहे हैं हमारे गांव के पास क्यों लगा रहे उस गांव। तो हमने वो काफ़ी 1-1.5 साल तक राउंड लगाए। पॉइंट ये है कि पंचायतों को एक बार ये फैसिलिटी देखनी चाहिए कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, अवेयरनेस होनी चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए, खास करके पंचायतों के प्रतिनिधियों को। अभी तक जितने लोगों को हम बुलाते हैं बहुत सारे लोग आते भी नहीं है, कोशिश कैसे बता दीजिए, बहुत सारे लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं। क्या बता दें? वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा, होता कैसे? सो बेसिकली पहला काम होता है जब भी हम कोई मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेटअप करते हैं, वेस्ट कलेक्शन सेंटर सेटअप करते हैं, तो एजुकेशन अवेयरनेस उसके आसपास बहुत ज़रूरी है कि हर घर को ये पता होना चाहिए गीला और सूखा अलग अलग करना है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं और फिर बनता है कचरे का पहाड़, और फिर आती है उससे बदबू, और फिर वहाँ आती मक्खियाँ, गायें जो उस कचरे को खाने की कोशिश करती, क्योंकि उसमें खाना भी है जो गाय को अट्रैक्ट करता है, पर उसके अंदर प्लास्टिक भी है। तो कितनी सारी गायें इसलिए मरती हैं क्योंकि उनके पेट में कम से कम 10-15 किलो प्लास्टिक पहुँच जाता है। सो हमारी वजह से, हमारी हरकतों की वजह से हम पर्यावरण को तो नुकसान पहुँचा रहे हैं, पर जो वाइल्ड लाइफ है, जो जीव जंतु हैं, जो गायें हैं, कुत्ते हैं, ये भी वो प्लास्टिक को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो हमारी हरकतों की वजह से, तो ये जो हरकतें हैं इसको चेंज करने की ज़रूरत है। पंचायत के प्रतिनिधि ज़रूर सीखें, उनको मैंडेटरी होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है। किसी ने सीखना है तो हमसे संपर्क करें, हम सिखाएंगे, पर आपको इनिशिएटिव 2 कदम आपको लेने पड़ेंगे, हम आपको खींच के नहीं ला सकते, है ना। बहुत सारी पंचायत हमने कोशिश की, आओ देखो ज़रा। कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत अच्छे हैं, जैसे मैं नाम लेता हूँ, गोजरा पंचायत के प्रधान हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं। इधर हमारे पनगा के जो प्रधान हैं वो बड़े अच्छा काम कर रहे हैं अभी अपनी पंचायत में। बरशैनी में फाइनली थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ। वो प्रधान जी की तबीयत ख़राब, वो प्रधान काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके इन लोगों को साथ में जोड़ना, वो एक्सपोजर विजिट्स की, हमारे MRF में आओ देखो कैसे काम करें। 100% हम भी नहीं यार, हम ये नहीं बोलते कि हम भगवान, हमने एक छड़ी घुमाई और कचरा निपट गया, ऐसा नहीं होता है। सब लोगों का साथ चाहिए होता है उसमें, सबके सहयोग के बिना कचरा प्रबंधन नहीं चल पाता है। डेली बेसिस का कमिटमेंट है वेस्ट मैनेजमेंट। आपको अपने घर में एक दिन अगर आपने कचरा मिक्स कर दिया, हमारे लिए समस्या होगी, हमारे लिए समस्या होगी, मतलब इवेंचुअली आपके लिए समस्या होगी, क्योंकि वो कचरा की फैसिलिटी आपके गाँव में है। तो इसीलिए हर किसी को अपनी भागीदारी निभानी है, और आपको तो बहुत बेसिक काम करना है। आपका घर अगर कुल्लू में है या किसी पंचायत में, गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखना है। गाँव में गीले कचरे की समस्या नहीं होती, जैसे ही अर्बनाइजेशन होता है वेट वेस्ट को डिस्पोज करने की जगह नहीं होती, गायें चली जाती है घर से, उसको खिलाने के लिए हमारा कोई होता नहीं है हमारे पास। तो वो फिर जाता है फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे गीला और सूखा दोनों मिलते हैं, और फिर बनता है रांगड़ी, जो सब के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ फिलहाल। NGT की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से चालान भी हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को पेनल्टी लग चुकी है, शो को नोटिस जा चुके हैं, फिर भी टस से मस नहीं होता है वो। क्यों? क्योंकि वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है, नंबर 1। सेग्रीगेशन के बाद हमारे पास प्रॉपर मशीनरी वहाँ पे नहीं है जिससे उसको हम कुछ ना कुछ मटेरियल में कन्वर्ट कर रिसाइकलिंग के लिए उसको तैयार करें। बट डिसेंट्रलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर 2-3 पंचायतों क्लस्टर के बीच में एक अपना खुद का वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम,
भाई घर गांव में स्कूल की रिक्वायरमेंट है, मंदिर की रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है, तो वेस्ट मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट है ना, इसको भी तो एड्रेस करना पड़ेगा। ये तो एलिफेंट इन द रूम है जिसको हम एड्रेस नहीं करना चाहते, सोचते हैं यार कोई और आके कर ले, कोई और आके कर ले। अब और आया तो है पर कहाँ कहाँ करेगा, है ना। तो ये समस्या है, सबको जुड़ना पड़ेगा वेस्ट मैनेजमेंट में। ऐसा नहीं है कि वो आएगा तो वो करेगा, वो हम जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डालते हैं जब कचरे प्रबंधन की बात आती है। ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन, लोकल कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स, आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत कम होता है वेस्ट मैनेजमेंट को। प्रदीप भाई, आप बहुत सारे लोकेशंस पर जागरूकता अभियान के ज़रिए जो है साफ़ सफाई कर चुके हैं। कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर एक बार सफाई अभियान क्या मल्टीपल टाइम सफाई अभियान में, लेकिन बार बार वही समस्या जस की तस बनी हुई है। आपको किस तरीके से लग रहा है कि कहीं सोसाइटी में हम एक कंफर्ट जोन सफाई अभियान के ज़रिए दे तो नहीं रहे हैं कि चलो यार कचरा फेंक देते हैं, कोई ना कोई आके साफ़ तो कर ही लेगा? हाँ नहीं, हमारे काम का कभी कभी मुझे जो डाउन साइड लगता है ये भी लगता है कि लोगों की डिपेंडेंसी हम पर हो जाती है। लोग सोचते हैं कि आएंगे कर देंगे यार साहब, और ऐसा मैंने कई बार सुना भी है बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में जब हम साफ़ सफाई करते हैं, तो वो तो उस स्थानीय इंसान की मानसिकता दिखाता है कि कितने वो मतलब उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट है, कितने वो मतलब असहाय हो गए हैं वो आज की डेट में, कि किसी और के ऊपर उनको उसका जीवन चलेगा, किसी और के सहारे उनका जीवन चलेगा, किसी और के सहारे उनके अच्छे हवा अच्छे पानी के ऊपर डिपेंडेंसी है। पहले ऐसा नहीं था, पर अब ये हो गया है, तो उसको भी हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को उसमें जोड़ रहे हैं, ताकि जो लोकल कम्युनिटी जैसे बरशैनी में है तो हम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे MRF में आओ, सीखो, कल को हम अगर चले जाते हैं तो आप इसको चलाओ हमारे बिहाफ पे। अगर आपको कोई समस्या आती है हम सिखाएंगे आपको, आप उससे रेवेन्यू जनरेट करो, 2 पैसे आपके बन रहे तो अच्छी बात है ना। करोड़ों तो नहीं बनेंगे, बट हाँ ये है कि थोड़ा बहुत जितना भी आप काम करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, उसका आपको एक रेम्यूनरेशन मिल जाता है, उसकी आपको फाइनेंशियल वैल्यू मिलती है। तो इसमें स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा रोल है। ये ना सोचे कि टूरिस्ट गंदगी फैला रहा है, टूरिस्ट सोचे यार लोकल कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं, हम तो पैसे दे रहे हैं। तो वो कॉम्बिनेशन आप एक दूसरे को ब्लेम गेम करके, भाई मेरे घर में कोई गेस्ट आता है तो मैं उसको बताता हूँ ना कि मेरे घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। आप रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं बता रहे, मेरे गांव में आ रहे हैं, मेरे पहाड़ में आ रहे हैं, मेरे नदी के पास जा रहे हैं, तो मेरे इस एरिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं टूरिस्ट के लिए, आपको बताना पड़ेगा। यू हैव टू बी वोकल अबाउट इट, आपको बातचीत करनी पड़ेगी उसके बारे में। हर कोई टैक्सी जो चलाता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की तो बहुत बड़ी, मनाली की तो टैक्सी यूनियन बहुत बड़ी है। हर टैक्सी ड्राइवर अगर अपने गेस्ट को ये बोलना शुरू कर दे बैठते ही कि देखिए आप मेरे पहाड़ों में आए हैं, मेरे घर में आए हैं, कचरा यहाँ वहाँ ना फैलाएं, मेरे इस गाड़ी में एक छोटा सा गार्बेज बैग है जो कि अभी रिसेंटली मैंडेटरी भी किया है हमारी सरकार ने, हिमाचल सरकार ने, तो उसमें आप डालें और यहाँ वहाँ ना फेंकें। उस एक मैसेज से ही वो जो टूरिस्ट है वो आपका रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेगा। आपको बोलने का तरीका थोड़ा सा प्यार से होना चाहिए, जो कि हमारे अंदर है। हिमाचल में यहाँ पे सब विनम्रता से ही बात करते हैं, कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा करता नहीं है ना। तो आप प्यार मोहब्बत से अगर बातचीत करेंगे, बताएंगे, टूरिस्ट सुनेगा आपकी बात, क्योंकि आप स्थानीय हैं यहाँ के। अगर आप बोलेंगे नहीं जाओ खुले में कहीं भी टॉयलेट करो, आप घर में फेंक दे यार कोई चक्कर नहीं है, और आप खुद भी वैसा काम करें, तो वो क्या सीखेगा आपसे। तो इसीलिए आपको खुद पहले सीखना पड़ेगा और आपको खुद इकोसिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे, उसके बाद आप टूरिस्ट को बोलेंगे, और टूरिस्ट उसके बाद फेंकता है तो फिर आप मतलब आपके ऊपर वो है कि आप कैसे उसको दूसरे तरीके से समझा सकते हैं। प्रदीप भाई, इन सारी बातों से एक सवाल मन में आ रहा है, क्योंकि मैं हिमाचली हूँ, हिमाचल का कंसर्न मेरे लिए सबसे ज़्यादा रहता है, हालांकि देश का कंसर्न भी है। पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रही है। दूसरी दुनिया के मुकाबले अगर बात करें, देश के मुकाबले अगर बात करें, दूसरे राज्यों की बात करें, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत सब जगह है। हिमाचल के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो हिमाचल के 12 ज़िला में कौन कौन से ऐसे ज़िला को आप देखते हैं कि यहाँ अलार्मिंग स्टेज पे अब पहुँच गया है, यहाँ पर सीरियस होकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका असर मैदान को भी पड़ने वाला है। हाँ, हमारा तो नदियों के थ्रू कचरा सारा नीचे ही जा रहा है ना। तो यहाँ पे जितना नीचे से ऊपर आता है, जो सप्लाई चेन बनती है, मैन्युफैक्चरर से आता है, होलसेलर, रिटेलर, फिर यहाँ पे कंज्यूमर के पास पहुँचता है, तो बहुत सारा पोर्शन जो है गार्बेज का नदियों के सहारे ही हमने अभी तक उसको प्रवाह किया हुआ है। सो जितना मैं 4 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करता हूँ प्राइमरीली, जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला एंड कुल्लू, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भी आता है। तो यहाँ पे तो अलार्मिंग सिचुएशन है, नो डाउट अबाउट इट। और इनको इमीडिएटली ये सब जो बातें हमने की हैं उसमें से कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की बहुत रिक्वायरमेंट है। टूरिस्ट, क्योंकि क्या होता है कि हर जगह की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है।
गाड़ी में 5 लोग इस अगर जगह है उसमें 10 लोग नहीं बिठा सकते, पर कभी बिठा देंगे वो गाड़ी थोड़ी देर तो चल पड़ेगी, पर एक कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगी। तो वैसे ही हर डिस्ट्रिक्ट की, हर गाँव की, हर कम्युनिटी की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है, इन पहाड़ों की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है। तो निर्धारित हमें करनी पड़ेगी कितने लोग यहाँ पे आएँ, कैसे आएँ। तो छोटे छोटे काम जो हैं, बहुत बेसिक काम, यार हम कोई रॉकेट साइंस तो कर नहीं रहे हैं कि हमने नासा में जाना है, नासा के थ्रू हमने मून पे पहुंचना है, इसरो के सारे काम करना है, ऐसे कोई बहुत बड़ी साइंस तो हम यहाँ डेवलप कर नहीं रहे हैं। बहुत बेसिक जो बातें हैं उनके ऊपर ही तो काम कर रहे हैं हम, कि एक कचरा जो गलत जगह पे पड़ा है उसको सही जगह पे पहुँचाना है। इससे सिंपल काम तो कोई नहीं हो सकता, बट इसको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना दिया है? वो इसलिए बना दिया क्योंकि हम उसमें सहयोग नहीं करना चाहते, हम सोचते कोई और काम करे। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा, धर्मशाला भी उसमें एक और है क्योंकि धर्मशाला बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। धीरे धीरे चंबा भी बन रहा है वैसा। और जितने धार्मिक स्थल है वहाँ तो हमें 100% काम करने की ज़रूरत है। जितनी मेहनत हम मणि महेश में लंगर लगाने में करते हैं उसका 50% भी अगर हम साफ सफाई में करेंगे तो मणि महेश जैसी यात्राएँ साफ़ हो जाएंगी। तो ये धार्मिक स्थल से बिल्कुल याद आ रहा है, क्योंकि श्रीखंड महादेव हो, मणि महेश हो, ऐसे सबसे हाईएस्ट और टफेस्ट जोन से आपकी टीमें कितना गार्बेज उठा चुकी हैं और कितना चैलेंजेबल था जब वहाँ पर शुरुआत की जोश में। तो कहीं बीच में आके ऐसा लगा कि यार कहाँ फंस गए, यहाँ तो खुद को बचाना मुश्किल हो रहा है, तो पर्यावरण को कैसे बचाएं? हाँ नहीं, ये तो हर यात्रा में होता ही है, क्योंकि एक तो मानसून में यात्राएं होती हैं और उस टाइम पे बड़ी दिक्कतें भी होती हैं। तो आप खुद अपने रहने खाने पीने की व्यवस्था देखेंगे कि कचरे को देखेंगे, तो बड़ी चैलेंजिंग है। श्रीखंड सबसे मुश्किल है इन सब चीज़। श्रीखंड में तो अब हम कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि मानसून के बाद अगर उसकी साफ़ सफाई करें तब जाके वो पॉसिबल है। मणि महेश में हर साल हम, और इसमें प्रशासन का बहुत सहयोग है। मणि महेश में जब भी हम काम करते हैं तो वहाँ स्थानीय प्रशासन ने बहुत उसमें हमारे साथ मिलकर काम किया है। हम एक दूसरे कोलैबोरेशन में काम करते हैं। तो हर साल 8-9 टन कचरा वहाँ से निकल के आता है और 30-40 टन पीछे रह जाता है, मतलब इतना ही नहीं कर पाते। तो ये कचरा किस तरीके का कचरा है जो लोग लापरवाह तरीके से उस अपने धर्म के काम को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो कर्म करना चाहिए था उसमें पीछे होते जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, धर्म आस्था के नाम पे सोचते हैं कि मैंने डुबकी लगानी है तो लगानी ही है, और बट वो अपनी धार्मिक आस्था तो पूरी करते हैं, बट वो जो अपना कर्म है उसको अच्छे तरीके से वो नहीं निभा पाते हैं। मैंने देखा जितने लोग डुबकी लगाएंगे कपड़े वहीं छोड़ के चले जाएंगे। पहाड़ बने हुए अंडरगारमेंट से मणि महेश में, डल कुंड के अंदर लोग वहाँ पे पॉटी कर लेते हैं कई बार। तो वो इतना बुरा हाल है कि आप किस तरीके के इंसान हैं कि आप जिस जगह डुबकी लगाने आ रहे हैं। तो ये हमारे पास वीडियोस हैं, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। हम हर साल वहाँ जाते हैं, मतलब 1.5 महीना वहाँ लगाते हैं। यात्रा से पहले भी, यात्रा के बाद भी, यात्रा के दौरान भी। 21 दिन की यात्रा होती है, उससे 10 दिन पहले 10 दिन बाद तक काम करते हैं वहाँ पर। और जब हम देखते हैं कि इतनी मेहनत करके लोग कोई कहीं से आ रहे हैं और वो फिर भी पूरे रास्ते में कचरा फेंकते चल रहे हैं, तो फिर उस आस्था पे तो मुझे कोई मतलब गर्व महसूस होता नहीं, और मैं चाहता भी नहीं वैसी आस्था कोई डेवलप हो। जिस मंदिर के सामने आप माथा टेकने जाते हैं उसके आसपास ही अगर आप गंदगी फैला के आते हैं तो कोई आपकी श्रद्धा किसी काम की नहीं है। आप पर्यावरण से बड़ी श्रद्धा किसी की तरफ रखनी भी नहीं चाहिए। पर्यावरण तो पहली वो चीज़ है जो हमें सांस, अच्छा पानी, जीने का सहारा बेसिकली पर्यावरण है, और उसको अगर आप ख़राब करते हैं तो फिर बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी होगी ना। पहाड़ों को लोग इग्नोर करते हैं, घूमने के लिए तो बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, ईस्टर्न एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो गंगटोक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से खूबसूरत पहाड़ों की तरफ सुकून पाने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखते हैं। लेकिन दूसरी प्रायोरिटी वो भूल जाते हैं कि इन पहाड़ों को आकर जिस तरीके से वो गंदा करते जा रहे हैं उसका असर उनके घर तक पहुंचेगा। वो असर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि ये उनके लिए सुनना बहुत ज़रूरी। देखो, हिमालयाज़ के ऊपर तो बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। बिलियंस ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन हिमालयन इकोसिस्टम। जो यहाँ पे फ्लोरा फोना है, जो वेजिटेशन है, उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंसी है। पानी यहाँ से तो पाकिस्तान भी जा रहा है, पानी यहाँ से तो पंजाब भी जा रहा है, हरियाणा भी जा रहा है, उत्तराखंड से पहुंचता है हर जगह पे। तो जितना आप उसको यहाँ पे आके पॉल्यूट करेंगे उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फास्टेस्ट मेल्टिंग ग्लेशियर हमारे वेस्टर्न हिमालयाज़ के हैं, तो उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। आपको गर्मियों में पानी की समस्या बहुत आने वाली है ना। तो छोटे छोटे इम्पैक्ट हैं। कचरा जो है आप उसको ब्रीद कर रहे हैं, आप कचरे को खा भी रहे हैं, प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे उसको कंज्यूम करते हैं। और दूसरा ये होता है कि जब टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आता है तो वो ओवरबोर्ड चले जाते हैं। पानी भी ज़्यादा खरीदेंगे, शॉपिंग भी ज़्यादा करेंगे, खाना भी ज़्यादा रखेंगे, ऑर्डर करेंगे, तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है जब आप घूमने फिरने आते हैं। तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली फिर पहाड़ों पे होता है। तो ये भी एक चीज़ है जिसके ऊपर तो छोटे छोटे बदलाव जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ प्रशासन या प्रशासन की पॉलिसीज़ के माध्यम से ही हम
समाधान नहीं ला सकते हैं. Everybody has to play a very important role and that role is very simple. और ख़ास तौर पर जो ये खुले में ऐसी ऐसी लोकेशंस को गंदा करना जहाँ से आप जैसे और सारे जागरूक लोगों को वो कूड़ा यहाँ तक मैदान तक लाना कितना चैलेंजेबल बन जाता है. तो लोगों को समझना होगा कि ओपन एरियाज़, जंगल हैं, ट्रैकिंग रूट्स हैं, पहाड़ हैं, कम से कम अपने साथ जो भी प्लास्टिक वेस्ट ले जा रहे हैं उनको तुरंत वापस लेकर किसी भी यात्रा में हमने अभी जैसे केदारनाथ में मेरा केदार स्वच्छ केदार कैंपेन को शुरू किया और उसमें यही हमने गुजारिश की सबसे कि जो भी यात्री आता है 100 ग्राम 200 ग्राम कचरा अपने साथ नीचे लेके चला जाए. अब 20 लाख लगभग यात्री केदारनाथ में आते हैं. 20 लाख अगर एक एक यात्री 200 ग्राम से लेके 1 किलो के करीब लेके चला जाएगा तो 20 लाख किलो के करीब वहाँ पे कचरा जो है नीचे पहुँच जाएगा. तो हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ पे. हम क्यों इतनी मेहनत करेंगे, है ना, क्यों अपना घर बार छोड़ के वहाँ बैठे होंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना. बट उतनी उस लेवल पे जागरूकता लाना वो एक अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट है. और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी यात्राएं हैं उनमें हर जगह पे एक आस्था पर्यावरण की तरफ भी हो, एक आस्था अपनी जिम्मेदारियों की तरफ भी हो. सिर्फ आस्था भोलेनाथ के स्थान के उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, शिवलिंग के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बट उसके आसपास के स्थान को भी साफ है. भाई भोलेनाथ की जगह कचरा करोगे तो भोलेनाथ थोड़ी ना रहेंगे वहाँ पे, वो तो चले गए कब के. आप लोगों ने तो गंद मचा दिया वहाँ जाके. तो वो तो अब देख रहे हैं दूर से, ये करने दिन को जो कर रहे हैं, क्या करें अब इनको. या तो किसी दिन प्रलय ही आएगी जैसे आती है हर बार, है ना, या फिर अपना जैसे चल रहा है चलता रहेगा. तो जनता को समझना पड़ेगा, हर किसी को अपना रोल निभाना पड़ेगा. स्थानीय जो लोग हैं उनको नियम कानून बनाने पड़ेंगे कि मेरे गांव में अगर कोई यात्री टूरिस्ट आता है तो उसको किस तरीके से. आप सोचो माओलिनोंग जो गांव है, एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज भी कह सकते हैं उसको, उस गांव में आपको एक भी मतलब इतना साफ़ सुथरा वो गांव है. कैसे है? क्योंकि स्थानीय लोगों ने बनाया ना. और उसकी वजह से देखो आपका टूरिज्म कितना बूस्ट हुआ है. मतलब ऐसे ऐसे लोग पहुंच रहे हैं. मैं खुद जाके आया स्पेशली उस गांव कि मैं देख के आता हूँ क्या ऐसा अलग का उस गांव में हो रहा है. सिविक सेंस, सिर्फ सिविक सेंस. हाँ, सिर्फ सिविक सेंस है कि आप उस गांव में जाओ तो वहाँ पे आपको कचरा ना तो फैलाने देंगे. अगर आप वैसे तो आप करोगे नहीं वहाँ पे जाके, क्योंकि आपको पता है भाई इंडिया का सबसे साफ़ सुथरा गाँव है. तो वैसे गाँव हमारे पास क्यों नहीं है पूरे हिमाचल स्टेट में? हम क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि एक ऑल आउट वॉर वेस्ट मैनेजमेंट के खिलाफ हमने नहीं किया है और वो करना चाहिए. ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स तैयार करने पड़ेंगे. जैसे कि अगर नॉर्थ इंडिया का साउथ इंडिया टूरिस्ट आता है तो बोलता है यार हिमाचल का वो गाँव सबसे सुंदर है, साफ़ सुथरा है, वहाँ पे कचरा कोई नहीं फैलाता है, वहाँ पे लोगों की जो मानसिकता है बहुत अलग तरीके की, वहाँ पे चलते हैं. तो आप देखो कितना टूरिज्म बूस्ट होगा. स्वच्छता से भी तो टूरिज्म को लिंक कर सकते हैं ना आप. तो वो चीज़ करने की ज़रूरत है. कोई क्रांतिकारी लोग कहाँ हैं यार, क्यों इतने मतलब शांत हो गए हैं ज़िंदगी में? करो कुछ, है ना. सिर्फ एक दो ऑर्गेनाइजेशन या 5-10 लोगों से नहीं होगा काम. बड़ी सारा जन सैलाब इसके लिए चाहिए. तो इतने सालों की जर्नी के बीच जो है एक दिन आपके लिए ऐसा खास आया जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ने आपका नाम जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखा, दुनिया को बताया कि हरियाणा का एक छोकरा है जो हिमालय को हील करने जा रहा है. तो ये इंसिडेंट के बाद कितना बदलाव आया? क्या जो काम आप कर रहे थे, क्योंकि सोसाइटी में कुछ भी इनिशिएट करने के लिए आपको सबका सपोर्ट चाहिए था, लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी स्लो रहती है. तो ये इंसिडेंट आपकी लाइफ में कितना प्रभाव डाल गया? इसने स्पीड बहुत ला दी. मतलब जैसे मैं तो धन्यवाद करूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि वो ऐसे ढूंढ भी लेते हमारे जैसे लोगों को कि कोई काम कर रहा है और एक वैलिडेशन हो जाती है. आपकी कोई टीम ने अप्रोच किया था पीएमओ को? नहीं, हम किसी को नहीं जानते, आज भी किसी को नहीं जानते. मेरे एक आधे गिने चुने लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ. तो वहीं से जो भी हुआ, मुझे तो लास्ट डे ही पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है. मतलब वो भी अगर 11 बजे का वो था मन की बात का कार्यक्रम था, तो मुझे सुबह 10:30 बजे के आसपास किसी ने मैसेज किया कि आपको टीवी देखना चाहिए. इतना ही बोला गया, उसके अलावा कुछ मुझे ज़्यादा बताया नहीं गया. जब मैंने देखा तो, और फिर उसका प्रभाव बहुत था मेरे जीवन पे. क्योंकि आप अगर देश के प्रधानमंत्री आपके काम को सराह रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप सही रास्ते पे हैं, नंबर 1. और उससे प्रधानमंत्री की मानसिकता ही पता चलती है कि वो स्वच्छता के लिए कितने सीरियस है, कितने गंभीर है इस बात को लेके कि वो चाहते हैं हमारे जैसे लोग आगे आएँ, बातचीत करें और हिमालयाज़ में जो गार्बेज है उसको और कैसे अच्छे तरीके से और कितना जल्दी उसका निपटान किया जा सकता है. सो मैं धन्यवादी हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का कि जो उन्होंने एक बार नहीं 2 बार एक्चुअली मन की बात में जिक्र किया. एक बार फ़ोन किया जिसमें 13 मिनट उन्होंने बातचीत भी की और पूछा तरीके से कि हाँ भाई कैसे चल रहा है, सब काम ठीक चल रहा है. जस्ट लाइक कि एनी रेगुलर डे कि हाँ भाई प्राइम मिनिस्टर कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जैसे पिछले कल भी बात हुई थी, अगले दिन ही बात हो रही है. तो वैसे उन्होंने बातचीत की बड़े अच्छे तरीके से और पूछा, और ये भी पूछा कि कोई समस्या है, कुछ है बातचीत. तो आपने समस्या बताई? हाँ,
उस टाइम मैं नहीं बता पाया। दोबारा कॉल आएगा तो जरूर बताऊंगा। तो उसी वक्त बता देते, गोल्डन चांस था। हाँ वो था, बट चलो अब उस टाइम नहीं बता पाया। चुगली कर लेते कि यहाँ तकलीफ हो रही है। मैं सोच रहा था कि पहली बार बात हो रही है, उस दिन पे भी सिर्फ अपनी समस्याओं का पिटारा मैं खोल दूं प्रधानमंत्री के सामने तो फिर थोड़ा ठीक ही नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बातचीत तो चलिए, क्या पता प्रधानमंत्री इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख लें, हाँ। वो समस्या बता दीजिए कि किस तरीके की तकलीफ जो है वो ये सफाई अभियान में आ रही है, क्योंकि स्वच्छता को लेकर जो है वो सरकार भी अपने स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाती है, तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या और उनकी समस्या एक। बिल्कुल एक समस्या है, बट उसमें अगर एक चीज़ अगर मैं चाहूँगा तो आई नीड अ लॉट ऑफ एम्पावरमेंट इंडिविजुअली, ताकि हम जो काम कर रहे हैं उसको सुनने वाले और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ज़्यादा हों। जो हम चीज़ें हमने कर दी हैं उसको अगर नज़र में रख के और उसको रेप्लिकेट करने में अगर हेल्प मिले। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो है कम्युनिटी के ऊपर बोल डाउन हो जाती है, क्योंकि अगर कम्युनिटी चाहती नहीं कि मेरे गांव में कुछ समस्या का निपटान हो तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसके ऊपर। बट हाँ कि वी नीड अ लॉट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पीपल लाइक अस हु कैन हु इज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ऑन ग्राउंड वर्क, एंड एट द सेम टाइम वी वुड लाइक टू रेप्लिकेट व्हाट वी हैव डन सो फार, और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, और ये स्पीड बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। और जितने धार्मिक स्थल हैं उन पे एक मैसेज, जितने भी हमारे धार्मिक गुरु हैं जो उसके बारे में बातचीत करें, कचरा प्रबंधन के ऊपर बातचीत करें लगातार निरंतर, क्योंकि एक बार बातचीत करने, सीज़न से पहले और सीज़न के बाद में बातचीत करने से निपटान नहीं होगा। आपको निरंतर जब भी कहीं पे बातचीत हो रही है उसमें 2 मिनट आपको कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, पर्यावरण के ऊपर बातचीत करनी ही पड़ेगी। तो आप क्या आह्वान करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ साथ बाकी जितने भी बड़े राजनेता हैं या ऑफिसर्स हैं वो कुछ सेकंड लोगों को जागरूक करने के लिए दें कि किस तरीके से आप कहीं जा रहे हैं तो कूड़ा फैलाकर वहाँ से ना आए? बिल्कुल, आपको कोई इवेंट भी होता है, आपका खुद का कोई रैली भी होती है, तो वहाँ पे हमेशा बातचीत करें कि कचरा प्रबंधन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका जो जितने भी फॉलोअर्स हैं वो ना करें, एक आप उसके आसपास का इकोसिस्टम डेवलप करें कि आपकी रैली के बाद कचरा नहीं होना चाहिए, आपकी मीटिंग्स में कचरा नहीं होना चाहिए, आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो एक ऐसा मैसेज रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि पर्यावरण इज़ द प्रायोरिटी। आप खुद प्लास्टिक की बॉटल्स इस्तेमाल ना करें, तो आप एज ए पॉलिटिशियन अगर आप वो चीज़ें कर रहे हैं तो लोगों को ऊपर उसका असर पड़ता है। एज ए बॉलीवुड सेलिब्रिटी अगर आप वो काम करते हैं तो लोगों पे असर पड़ता है। तो आप अगर लीडर हैं कम्युनिटी के तो आप अपने तौर तरीक़ों को इस तरीके से दुनिया में लेके आएँ कि आपकी जीवन शैली से ये रिफ्लेक्ट हो कि पर्यावरण आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। प्रदीप जी, जिस तरीके से ये तो रही जर्नी और इसके बाद उपलब्धि और देश के प्रधानमंत्री ने आपको रिकग्नाइज़ किया, आपसे बहुत लंबे समय तक जो है वो बातचीत भी की, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी लेकर आती है। इस पॉजिटिविटी के बीच कई सारी सोसाइटी में एक पोर्शन है जो आपकी तारीफ़ करता है, आपके लोगों की तारीफ़ करता है, लेकिन एक पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ भी करता होगा कि यार प्रदीप तो पैसे छाप रहा है। अरे क्या बात कर दी। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके मुंह में गुड़ शक्कर घी शक्कर, है ना, सोचते रहो, ऐसा सोचो, क्योंकि आप लोग जब ऐसे लोग मैनिफेस्ट करेंगे तो पैसे भी आएंगे। बट अगर किसी को लगता है ऐसा पैसा तो प्लीज़ आप ये बिजनेस या जो काम है इसको टेकअप करें, है ना, और आप भी करोड़पति बने। आप लोग वो बहुत अच्छा आपको सहयोग भी मिलेगा जनता से ऐसे काम में। आप आज डिसाइड करेंगे तो क्या पता मुझे 10 साल लगे करोड़पति बनने में, आप 6 महीने बन जाएं, आपकी काबिलियत थोड़ी अलग लेवल की होगी शायद। वेस्ट मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही थैंकलेस जॉब है, और जिस तरीके से हम करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमारा कोई प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं होता है। हालांकि हमारी कुछ और कंपनीज हैं जिसके तहत हम रिसाइकलिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि फॉर प्रॉफिट होंगी, और जो एक बिज़नेस मॉडल है जिसमें कि वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करते हैं, तो आप एक रेवेन्यू मॉडल कैसे तैयार कर सकते हैं। उसमें पैसा हो सकता है, उसमें है भी पैसा, बहुत सारे लोग करते भी हैं। बट क्या होता है कि वी आर नॉट स्क्रैप डीलर्स, कि हमने स्क्रैप उठाया, खरीदा और एक दिन मार्केट में बेच दिया। वी आर नॉट ट्रेडर्स, वी आर अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु डू वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन करना। और कचरा जब प्रबंधन में आप घुसते हैं तो वहाँ पे पैसा नहीं होता है। आप गवर्नमेंट ये टेंडर ले लो, ये कर लो, वो कर लो, अलग चीज़ें होती हैं। उसमें अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो कचरे का निपटान तो हो जाएगा, पैसा आपको उतना नहीं मिलेगा। ये पहाड़ क्यों बनते हैं? ये इसलिए बनते हैं क्योंकि जो पैसा कचरे की तरफ जाना चाहिए तो जेब में आता है। जो वेस्ट मैनेजमेंट का माफिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, अर्बन नेक्सस जो है वेस्ट मैनेजमेंट का, उसमें बहुत सारी समस्याएं।
दिल्ली, NCR, गुड़गांव उसमें इंक्लूडेड, बॉम्बे, जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे कचरे के पहाड़ क्यों हैं? क्योंकि कचरे का पैसा कचरे में नहीं लगा है, कचरे का पैसा जेब में गया कहीं ना कहीं। ऐसा मेरा मानना है। और अगर वो सही दिशा में जाए तो निपटान बहुत जल्दी हो सकता है। सो जो सोचते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए हैं तो भाई आपके लिए धन्यवादी हूँ मैं आपका। और बड़ी अच्छी बात सोच रहे हैं आप मेरे बारे में। और अगर कुछ आपने भी कमाना है तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े और चले हमारे साथ जर्नी पे, हम और आप मिलके करोड़पति बनेंगे। प्रदीप जी, एक सवाल का जवाब ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से 2000 टन के तकरीबन कूड़ा करकट जो है इन हिमालयन रेंजेस से आप और आपके जैसे जुझारू लोगों ने इकट्ठा कर लाया है, एक मैपिंग की होगी, एक रिसर्च की होगी, कितना टन कूड़ा अभी भी हो सकता है, और आने वाले सालों में अगर राइट स्टेप नहीं उठाया तो ये वॉल्यूम इतना बड़ा हो जाएगा जिसका सीधा इम्पैक्ट पूरे देश पर पड़ने वाला है। बहुत लार्ज के लिए बात नहीं करेंगे, एक छोटा उदाहरण देते हैं इसके ऊपर, एक छोटी पंचायत का उदाहरण, और उससे आप मैग्नीट्यूड समझ सकते हैं जी। अब खीरगंगा, आप तो यही पले बड़े, मुझे तो सिर्फ 15 साल हुए जी। खीरगंगा ट्रैक रूट कितने सालों से चल रहा होगा? 20, 25, 30 साल से, 30 साल हो गए होंगे आराम से जी। 30 साल से खीरगंगा में यात्री जाते हैं। पहले यूरोपियंस जाते थे, फिर इजरायली जाते थे, फिर उसके बाद अब इंडियंस जा रहे हैं। और वो जो 3-4 गाँव की पंचायत है जिसमें कि बरशैनी, तोश, कलगा, पुलगा, तुलगा, नखथान और ये अपना शीला, ये सारे गांव जो है वहाँ पे हैं। तो अब इन गांव में पिछले 30 साल से कचरा प्रबंधन नहीं था, ठीक है। पिछले 6 महीने से हमने शुरू किया है। हमारे पास रियल टाइम डेटा होता है, डेली बेसिस पे कितना कचरा हमारे पास, कितना मटेरियल हमारी फैसिलिटी में आया है, डेली वो अपडेट होता है, मॉनिटर होता है, डैशबोर्ड है हमारा। सो डेली लगभग 800 किलो से लेके और 1 टन के करीब करीब गार्बेज वहाँ पे आता है। अब 30 साल से वो गार्बेज नहीं आ रहा था। कहाँ जा रहा था वो? नदी में जा रहा था, पार्वती नदी में जल रहा था, लैंडफिल हो रहा था, जो भी हो रहा था उसके साथ। 30 साल पहले मान लिया कि 1 टन नहीं होगा, 100 किलो ही होगा, 50 किलो होगा। 20 साल पहले 200 किलो, 300 किलो होगा। और पिछले 10 साल में तो एकदम से बहुत बड़ी सर्ज आई है वेस्ट प्लास्टिक की। और आने वाले टाइम में फुटप्रिंट और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो हमारी जिस हिसाब से डिपेंडेंसी बढ़ रही है, जिस हिसाब से पैकेजिंग बढ़ रही है और जिस हिसाब से हमारी सप्लाई हो रही है हर चीज़ की, तो गार्बेज और पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन इंक्रीज होगा हमारा। तो अभी अगर हम 1 टन की बात करें तो मे बी आने वाले 3 साल में वो 2 टन हो जाएगा। तो इतना कचरा एक छोटी सी कम्युनिटी का निकल के आता है, जिसको कलेक्ट करके हम लेके आते हैं। हमने अभी रिसेंटली 60 टन प्लास्टिक कांच की बोतलें, 60 टन कांच की बोतलें यमुनानगर भेजी है रिसाइकलिंग के लिए। सो वो सारा अब, और 6-7 टन अभी भी है, ठीक है। सबसे बड़ा गार्बेज जो है वहाँ पे कांच है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर छोटी सी पंचायत में इतना गार्बेज अगर डेली बेसिस पे निकल रहा है तो वो अलग अलग पंचायतों में कितना, हालांकि कोई टूरिस्ट बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, एक कुछ कम्युनिटी जहाँ टूरिज्म बिल्कुल भी नहीं, तो वहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट में हर ऑलमोस्ट एवरी अदर विलेज इज टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन अ वे। तो आप सोचो कितना वहाँ पे गार्बेज निकल रहा होगा। और वो कहीं ना कहीं, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में तो हमारी तो सिर्फ 2 ही फैसिलिटी है, मनसारी में है और बरशैनी में। तीसरी अभी हम कसोल में मतलब प्रशासन बनाएगा और हम उसको ऑपरेट करेंगे इफ़ दे अलाउ अस। सो ये ऐसा सिस्टम है। तो कितना गार्बेज अभी भी स्वाह हो रहा है। तो जो फैसिलिटी डेवलप करने की डिमांड आपके पूरी टीम करती है, फिर ये सरकारें क्यों नहीं सोच पा रही? क्योंकि सरकार के पास तो बड़े बड़े विभाग हैं जहाँ पर वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है रिसर्च करते हैं, तो ये गैप क्यों इतना? देखो, मैन पावर, मनी, रिसोर्सेज, इस चीज़ की कमी नहीं। और चौथा टेक्नोलॉजी, इसकी भी कोई कमी नहीं है सरकार के पास। धरातल पर उसको उतारने के लिए वो लोग नहीं है, ठीक है। उसको चलाने के लिए उस मॉडल को निरंतर मॉनिटर करना, उसको चलाना खुद डायरेक्टली कोई नहीं करता है, आउटसोर्सिंग बहुत होती है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो फेलियर होता है, हमारी सोसाइटी में इम्प्लीमेंटर्स नहीं बचे हैं, है ना, जो सोचते हैं कि भी मैं इम्प्लीमेंट करूँ इन चीज़ों को, मैं इसको चलाऊँ, इस चीज़ को बनाऊँ अच्छे से। वो समस्या एक बहुत बड़ी है। लोग यही है कि पैसा ले लो, मैन पावर ले लो, मशीनरी ले लो, बट उसको निरंतर रूप से काम करने वाला इंसान उसके ऊपर नहीं है। तो बेसिकली वी आर ए सोसाइटी विच लैक्स अ लॉट ऑफ इम्प्लीमेंटर्स। और वो प्रशासन भी तो इंसान का ही बना है, हमारे अंदर से ही तो निकल के गए हैं वो लोग। सो वहाँ पे भी वैसा ही है, सेम सिचुएशन वहाँ पर है।
तो इसलिए प्रॉब्लम ये है। तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा इशू है और इसलिए चीज़ें चला नहीं पाते। हम इसको बहुत डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं और हमारी स्केल भी छोटी है। हम ये नहीं कि हमारे बहुत बड़ी कम्युनिटी है। हालांकि गवर्नमेंट वर्सेस पीपल अगर देखते हैं तो गवर्नमेंट के लिमिटेड लोग होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस के 20 लोग होंगे पूरे हिमाचल में। पॉल्यूशन के हर डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 लोग होंगे, है ना। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 15 से 20 लोग होंगे जो काम कर रहे हैं वर्सेस की पॉपुलेशन जो है। तो अगेन कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, प्लस सरकार में ऐसे लोग जो इम्प्लीमेंटर्स बने, जो ऑफिस को छोड़ के धरातल पे भी आए, वो उसकी भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो इतने सालों में कोई ऐसा वाकया याद आता है जहाँ पर लोगों को समझाने गए थे, मतलब लड़ाई झगड़ा जैसी सिचुएशन बन गई यार, कहाँ पत्थर से माथा टकरा रहे हैं? हर जगह ही हुआ है। कोई कुल्लू डिस्ट्रिक्ट तो उसमें फेमस है। कटराई में लास्ट ईयर हमने एक हमारे बनाने की कोशिश की। जो वहाँ के प्रधान थे उन्होंने बोला हमारे पास ज़मीन है। सरप्राइजिंगली पहली ऐसी पंचायत जिसकी खुद की ज़मीन है, वहाँ पे हमने बनाने की कोशिश की। तो वहाँ पे अब वो आ गए कुछ लोग, हाँ। कि बोला आप तो हमारे गाँव को रांगड़ी बना देंगे। हाँ। मैंने कहा आप हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइट्स हैं उनको देख के आओ, हम कैसे काम करते हैं। अगर वो उसमें आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप बताओ, अगर दिक्कत लगेगी तो आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे दिक्कत है नहीं। तो वो बोला, उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं देखने जा रहे। तो 100-150 लोग इकट्ठे हो गए, आ गए। हम 2-3 लोग थे, हमने सोचा यार आज तो पिटेंगे। कैसे मैनेज किया? थैंकफुली हम सुनते रहे, हमने ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दिए। तो चुपचाप सुनते रहे। सेम बरशैनी में हुआ हमारे साथ इनिशियली। उससे पहले मंसारी में भी ऐसा ही हुआ, मतलब पत्थर ही मारे गए वहाँ, तो है ना, रोड रास्ता ही ब्लॉक किया था। तो हर जगह पे ये समस्या हुई है। तो अभी लग रहा है कि टीम में बाउंसर जैसे लोग भी होने चाहिए ताकि आपात स्थिति में बचाव हो सके। देखो हम तो ऐसा काम करते हैं इसमें हाथ जोड़ के, भाई देखो आपके गांव में अगर कुछ ये समस्या हमें लग रही है और इसके लिए हम खुद रिसोर्सेज लेके आते हैं। कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, मैन पावर हम लेके आते हैं, मशीनरी हम लगाते हैं, एजुकेशन अवेयरनेस हम करते हैं। मतलब थाली में परोस के सब कुछ देते हैं, उसको भी कोई लात मार देता है। तो अभी आप लोगों के पीछे जा रहे हैं, कोई ऐसा वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग आपके पीछे आएँ कि हमें सिखाइए कैसे हम कूड़े से निपटें और कैसे अपने एरिया को सुरक्षित करें? हाँ, उस दिन करोड़पति बन जाऊंगा मैं। जो असली में करोड़पति बनूंगा उस दिन बनूंगा कि जिस दिन लोग कहें। हालांकि किन्नौर में कुछ ऐसी पंचायतें हैं जिन्होंने खुद बुलाया कि आप हमारे साथ जुड़ो, हमें बताओ और हम करना चाहते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा भाव अलग है चीज़ों को लेके, और वो बुला रहे हैं आ जाओ हमारे पास, हम ये करते हैं, मिल के काम करते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना माइंड सेट है ना। शिमला में भी हमने बड़ी कोशिश की, अपर शिमला में USA। तो वहाँ पे भी लोगों ने सुना, बातचीत की, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया वहाँ। तो पूरा मतलब 2-3 घंटे हमने बातचीत की। उसके बाद एक्शन लेने वाला कोई इंसान नहीं, तो वो इम्प्लीमेंटर्स नहीं है। एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर समबडी एल्स टू डू समथिंग, सो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो वो एक बड़ी विचित्र बात है कम्युनिटीज़ की। किन्नौर से एक ज़िले की बात करना मन में आ रहा है, वो है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर टूरिस्ट का जो फ्लो है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। वो क्यों इतना एक सीरियस कंसर्न की तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि लगातार टूरिस्ट बढ़ने के साथ साथ कूड़ा भी बढ़ता जा रहा है, और ये जो ज़िला है वो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स वाला ज़िला है। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि वहाँ पर अभी स्टेप लिया जा सकता है? देखो, जितना रूरल एरियाज में जाओगे उतना ही आपका नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। और लाहौल स्पीति वैसा ही कुछ है, थैंक्स टू अटल टनल इन अ वे कि ईजी हो गया पहुंचना, आना जाना, बट वो टूरिस्ट के लिए भी ईजी हो गया। तो वहाँ पे टूरिज़्म 300% बढ़ गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो वहाँ पे भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। हमने जो काम किया अभी तक कोक्सर में हमारी फैसिलिटी हमने बनाई थी लास्ट ईयर, सैडली ओवलांच की वजह से टूट गया, तब उसका रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है अभी, और विद इन अ मंथ वो तैयार हो जाएगा। दूसरा हमने ताबो में बनाया था, और वो ताबो में चल रहा है। वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं, जो होटल एसोसिएशन है, वही उसको टेकअप कर रहे हैं, वही उसका कलेक्शन कर रहे हैं, वही इसका सेग्रीगेशन कर रहे हैं, यूज़र फीस कलेक्ट कर रहे हैं। तो अच्छा मॉडल वहाँ पे बन गया है। प्रॉब्लम आती है मेजर टाउन्स में, काजा है, केलोंग है। काजा में बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक तो वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजिंग रहता है, बहुत लिमिटेड विंडो मिलती है काम करने की। दूसरा जो वहाँ का व्यापार मंडल है, और मैं डायरेक्टली उनको कहना चाहता हूँ, व्यापार मंडल ऑफ काजा, कि जो कि हमेशा अड़चन लगाते हैं काम करने में। और हमने काम करने की कोशिश की, उन्होंने अड़चनें लगाई काफ़ी, और काम को तरीके से स्ट्रीमलाइन, कोलैबोरेशन की अप्रोच ज़्यादा नहीं की। हालांकि काजा में काम करना विद इन 6 मंथ सब चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। तो उनका ये अड़चन वाला, टांग अड़ाने वाला रवैया उन पर कैसे भारी पड़ने वाला? वो अब
अब उनको डायरेक्टली नहीं पता है कि जैसे इट्स नॉट लाइक कोविड की हमने किसी को बीमार को टच किया और हम 2 दिन में हम खुद बीमार हो गए, बट ओवर ए पीरियड टाइम उसका असर उनके ऊपर होगा, है ना। वो कई सारे तरीक़ों से होगा। पानी की एनीवेज बहुत दिक्कत है वहाँ पे, है ना, पानी का बड़ा समस्या रहती है। कूड़ा खुले में पड़ा हुआ है, बदबू है, वो ऐसे अगर वो पड़ा रहा वहाँ पे गीला सूखा सब मिक्स होके तो बहुत सारी बीमारियों का वो एक जगह बन जाती है, तो भी समस्या है। अगर छोटी सी जगह है वहाँ पे तो कुछ दिक्कत आती है ऐसी, तो फिर उसका सबको भुगतना पड़ता है। हाँ, हालांकि वहाँ पे लामा जी गुरु जी जो है वो आते हैं तो पूरा काजा साफ होता है। तो लामा जी से मैंने बात की थी और वो बोल रहे थे कि मैं अपने जो स्थानीय लोग उनके साथ इंटरेक्ट करूँगा और बोलूँगा और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। बट कुछ 20-15% जो लोग हैं उनकी वजह से पूरा काजा सफ़र कर रहा है फ़िलहाल। तो यही होना चाहिए कि वो लोग साथ में जुड़ के काम करें, कोलैबोरेटिव नेचर रखें। यूज़र फीस जो है जिसके ऊपर बड़ी अड़चन करते हैं स्थानीय लोग, अगर अपने कचरे के प्रबंधन के लिए 500 रुपये महीना दे सकते हैं तो दे दो यार। 500 रुपये में कोई किसी को मौत नहीं आ रही थी, तो हम डेली बेसिस पता नहीं क्या नाप शनाप कर जाते थे, है ना। अगर नहीं आपकी कैपेसिटी तो हमें पता चलता है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करता आपके साथ। बट जब दिख रहा है आपकी कैपेसिटी है, फिर भी आप मकरे बन के ये बोलते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं देना चाहता पैसे, क्योंकि ये तो सरकार का काम है, साडा का काम है, उसका काम है, फलाना काम है। अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? पार्टी गैंग से एक सवाल आ रहा है कि इन खूबसूरत पहाड़ों पर पिकनिक करने के लिए बड़ी गैंग जो है वो इंटरेस्ट रखती है, बहुत सारे लोग पार्टी करते हैं। तो ये पार्टी करने वालों की मौज मस्ती तो हो जाती है, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए आफत क्यों बनती जा रही है, और ख़ास तौर पर इन पहाड़ों के लिए यह पार्टी गैंग क्यों आफत बन गई है? पार्टी की बात हो ही गई है तो अब 2 दिन पहले मैं आया था कुल्लू, और 2 दिन से यहाँ पे एक देवलोक स्थान है जहाँ पे हम किसी दोस्त से मिलने गए थे, तो वहाँ देखा तो बहुत ही अमेजिंग पार्टी चल रही थी, जिसका हिस्सा हम भी बने। और देखा वहाँ पे हमने जेनजी क्राउड को, खूब मौज बहार हो रही है, सारा ठीक है, वेरी गुड, करना भी चाहिए, हमने भी इन्जॉय किया। बट उस पार्टी के बाद जो वहाँ पे कचरा था वो उस जेनजी ने तो नहीं साफ़ किया, ऑब्वियसली उन्होंने तो अपनी टीम लगाई थी, वैसे किया है। वो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में था, वहाँ पे साफ़ सफाई हो सकती है। अब इस फॉरेस्ट एरिया में अगर आप कचरा फेंक के जाते हैं, जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे भी पार्टी कांच की बोतलें पड़ी हैं। तो इस जगह को हमने कई बार साफ़ भी किया है, बट यहाँ पे वही आप भरकर पूरा बैग लेके आते हैं और उसका आधा वज़न भी अपने साथ लेके नहीं जा सकते हैं, और आप सोचते हैं कि मैंने बड़ा ही बहादुरी का काम किया है। तो जो माइंड सेट है ना, जो हमारा बदल गया है कि मेरे रिसोर्सेज को मैं एक्सप्लॉइट करूँगा और मेरी इसमें पूरी मतलब नोबडी कैन से एनीथिंग टू। हमने अपने राइट्स को इतना गलत तरीके से ले लिया और ड्यूटीज़ को इतने अच्छे तरीके से भूल चुके हैं, तो वो जिम्मेदारी यंग जनरेशन को दोबारा से रिवाइव करनी होगी। अभी जिन्होंने पुराने लोग जिन्होंने कर दिया, गंद मचा के चले गए, वो चले गए, है ना। जो मिलेनियल्स थे वो सब, है ना। अब जो नई जनरेशन है, मुझे इनसे बड़ी उम्मीद है कि जो पीपल हु आर इन देयर 20s, अर्ली 20s, दे शुड टेक अप द टॉर्च, दे शुड बिकम द टॉर्च बेयरर्स ऑफ स्वच्छता। एंड यहाँ पे ऐसे कोई दिखते हैं लोग, स्थानीय लोगों को अगर कोई बंदा दिख रहा है यहाँ पे कि वो अगर पार्टी कर रहा है, बैठा है, तो उनको आते जाते टोके, है ना। अब ये है कि टूरिज्म को की वजह से कई सारे लोग सोचते हैं नहीं बोलना चाहिए, बट बोलना चाहिए। बार बार बोलेंगे, बोलने का इम्पैक्ट रहता है सबकॉन्शियस माइंड में, एजुकेशन अवेयरनेस पहुँचती है। क्योंकि किताबें ने तो फेल कर दिया हमें, स्कूल एजुकेशन ने तो फेल कर दिया, तभी इतनी गंदगी हो रही। तो इसलिए जहाँ भी मिले बातचीत करें, बातचीत करने से समाधान। आखिरी सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। सवाल नहीं करूँगा, जवाब आप खुद दे दें। क्या कहेंगे? हीलिंग हिमालय पे हम बात कर रहे थे, ये ज़िद आपको हरियाणा से पहाड़ की तरफ ले गई। आप जैसे 30-40 लोग आपसे परमानेंटली जुड़ चुके हैं, हज़ारों लोग आपको वॉलंटियर करते हैं। ये ज़रूरत हमारी है क्योंकि पहाड़ हमारे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगे आखिर? जैसी हमारी कम्युनिटी है वैसी एक कम्युनिटी हर गांव में होनी चाहिए, और इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बाहर से आके हमें पैसे देगा तभी हम क्लीनिंग ड्राइव करेंगे, या कोई रिसोर्सेज हमें देगा। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है ना। हमारी महिला मंडल, युवक मंडल बहुत करते हैं। जो रक्षम गांव का उदाहरण दूंगा मैं, वहाँ पे महीने में 1 बार साफ़ सफाई होती है पूरे गाँव की, सारे लोग मिल करते हैं साफ़ सफाई। वो चीज़ें जैसे ही अर्बनाइजेशन होता है, जैसे टूरिज़्म बढ़ता है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है, बैक स्टेज ले लेती है। लोग पैसे कमाने की होड़ में चले जाते हैं। अच्छी बात हुई, पैसे कमाओ, बहुत बढ़िया, आप भी मेरी तरह करोड़पति बने, है ना। बट जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो हैबिट्स हैं, जो इंटीग्रेटेड थे हमारे इकोसिस्टम में, हमारी लाइफस्टाइल के इकोसिस्टम में, उनको पीछे ना छोड़ें। जो हमारे युवक
युवा मंडल, जो हमारे महिला मंडल हैं, उनको ये जिम्मेदारियाँ मंथली बेसिस पे, और पंचायत का बहुत बड़ा रोल। जब तक आप खुद साफ सफाई करके उसका पेन नहीं समझते ना, तब तक आपको नहीं महसूस होगा और तब तक आप उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। तो इसलिए एजुकेशन थ्रू ग्राउंड एक्शन जो हम करते हैं वो यही है प्राइमरीली। तो हर गांव में आप उठो, घर से बाहर निकलो, महीने में एक दिन, उस एक दिन में 3 घंटे स्वच्छता के ऊपर आप डेडिकेट करें, तो देखेंगे आपका गाँव साफ़ सुथरा दिखने लगेगा। उसके बाद की जो समस्या है, कचरा इकट्ठा करने के बाद कहाँ लेके जाएँ, जब वहाँ पहुँचोगे तब हम बताएंगे आपको उसके बाद क्या करना है। बिल्कुल। चलिए, बहुत सारी बातें हुई प्रदीप जी, अच्छा लगा, क्योंकि ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ा है और पर्यावरण हमसे जुड़ा है। तो ये कड़ी ऐसी ही हमेशा जुड़ी रहे, लेकिन साफ़ सुथरे तरीके से। आपका जी पॉडकास्ट में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये प्रदीप सांगवान हैं, इनसे हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये हिमालय को हील करने के लिए क्यों इतने ज़िद्दी बने हुए हैं, और ये ज़िद आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण प्रदीप सांगवान या मेरा नहीं, ये आपका भी है। चलिए, इस पॉडकास्ट में आज बस इतना ही। अब अगली बातचीत अगले पॉडकास्ट में होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।